हेलो दोस्तों, क्लास 10th आईटी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी के एक और नई यूनिट को लेकर के। तो आज अपनी जो यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है आईसीटी स्किल्स। ठीक है, इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो तीन बड़े लेवल पे टॉपिक्स होंगे। एक अपने पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फाइल और फोल्डर को कैसे मैनेज करें, वो टॉपिक है। और थर्ड पे हम लोग अपने डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के बात करने वाले। तो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में या जो भी दूसरे डिवाइसेज है, जैसे कि स्मार्ट टीवी है या फिर आपके पास में जो स्मार्ट वॉचेज है, या घर में अगर आपने देखा होगा तो माइक्रोवेव ओवन है, या फिर अपने पास में वॉशिंग मशीन है। ऐसे जितने भी डिवाइसेज होते हैं दोस्तों, इन सभी के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन कौन कौन से जो हम लोग यूज करते हैं, हमारे कंप्यूटर के लिए कौन कौन से हैं, हमारे मोबाइल के लिए कौन कौन से हैं। इसी तरीके से इसके साथ साथ हम बात करेंगे इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है विंडोज 11 जो हम लोग अभी इन दिनों में यूज करते हैं। तो ये विंडोज 11 क्या है, उसके की फीचर्स क्या है, ऐसे कुछ टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने पास आता है यहाँ पर एजेंडा। एजेंडा में हम लोग यही बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। अब कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, आप जानते हैं, उसमें हम इनको यूज करते हैं। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों है। हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक देखने वाले हैं वो अपने पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एक टाइप का सॉफ्टवेयर, तो हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कॉमनली कौन कौन से हम लोग ओएस को यूज करते हैं, मोबाइल बेस्ड कौन कौन से ओएस होते हैं, ओएस के फंक्शंस क्या है, इसी टाइप से उनके टाइप्स क्या, और विंडोज 11 जो अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम लोग लेकर के बात करने वाले हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पहले बात कर लेते दोस्तों कंप्यूटर को लेकर के कि आखिर कंप्यूटर क्या होता है, क्योंकि ओएस किस पे काम करवा रहे हैं हम लोग? कंप्यूटर पे। हमारा मेन टॉपिक कौन सा है? कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के बेस पर अगर बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ज्यादा हमें समझ में आएगा। अब देखिए, कंप्यूटर होता है क्या? हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं? डेटा भेजते हैं। तो डेटा किसके थ्रू भेजते हैं हम लोग? उसके लिए यूज करते हैं हम लोग अपने कोई इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जाएगा, यानी इनपुट डिवाइसेस क्या करेगा? हमारा डेटा लेकर के जाएगा। और कहां लेकर के जाएगा? तो ये लेके जाता है दोस्तों सिस्टम यूनिट में। ठीक है, सिस्टम यूनिट क्या होता है? वो डिवाइस जिसको हम लोग कॉमनली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स जिसके अंदर डेटा आप भेजते हैं, और यहां पर हमारा डेटा क्या होगा दोस्तों? प्रोसेस होगा। और प्रोसेस हो जाने के बाद हमको क्या मिलता है यहाँ पर? उसका एक आउटपुट। आउटपुट कहीं भी हो सकता है, जैसे हो सकता है मॉनिटर पे देख रहे हैं, या प्रिंटर से प्रिंट करा रहे हैं, स्पीकर पे आप सुन रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, या फिर आपके पास में माइक हो गया, वेब कैमरा हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा भेजते हैं, डेटा प्रोसेस होता है, और डेटा प्रोसेस होके क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ दिखती है? अपने आउटपुट डिवाइसेस पे। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। बाइनरी यानी कि 1 और 0 पे काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम लोग यहाँ अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो भी इसमें आएगा, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के, तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है दोस्तों ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिक से चलती है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक है उसकी जो पल्स होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो कौन सी होगी हमारे पास में? पॉजिटिव, और दूसरी हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव। इस पॉजिटिव को दोस्तों हम लोग यहाँ पर हाई पल्स भी कहते हैं, और जो नेगेटिव होती है उसको हम लोग लो पल्स भी कहते हैं। हाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ, और लो को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 0 के साथ। तो हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक पल्स को ही समझता है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रिक पल्स को ही वो स्टोर करता है और आउटपुट पे भी भेजता है। तो इलेक्ट्रिक पल्स क्या हो गई? या तो पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई या लो, या फिर 1 और 0। और दोस्तों ये जो 1 और 0 है, वो हमारे पास है दो नंबर। इन दो नंबर्स को अगर हम बोले तो हम कहते हैं बाइनरी। बाइनरी मतलब, बाई मतलब जैसे बाइलैंग्वेज होता है दो, और नरी मतलब नंबर हो गए। तो बाइनरी क्या हो गया? आपके पास दो नंबर हो गए। ठीक है, इस दो नंबर में आपके पास या तो 1 होगा या फिर 0 होगा।
और 1 और 0 को ही हमारे कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि हमारे कंप्यूटर में अगर हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, 1 0 1 0 0 1 ऐसा ही कुछ होगा। आप मूवीज देख रहे हैं 1 0 के फॉर्म में होगा। आप यहाँ पर दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या आप XYZ कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हमारा काम 1 और 0 के फॉर्म में ही करता है। हमारा कंप्यूटर, एक इंपॉर्टेंट नाम सुना होगा आपने कभी, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो हमारे कंप्यूटर में केवल अर्थमेटिक और लॉजिकल ही टास्क होते हैं। अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर मॉड्यूलस। तो हमारा कंप्यूटर दोस्तों नंबर्स के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। इसलिए हम लोग कई बार ऐसा भी कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, हमारे पास एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, क्योंकि वो केवल कैलकुलेशंस का ही काम करता है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो यूजर के थ्रू इनपुट करवाता है और उस डेटा को, जो भी आपने डेटा भेजा है, उस टास्क को परफॉर्म करता है, या हम लोग कहेंगे उस पे कैलकुलेशंस करता है और साथ में हमको एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक टाइपिंग डॉक्यूमेंट, हम इसमें डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ब्राउजिंग द इंटरनेट, हम इसमें इंटरनेट चला सकते हैं, प्लेइंग गेम्स, हम गेम्स खेल सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे काम हम लोग यहाँ करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, यानी कि एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो चीजों से बना है, एक हार्डवेयर से और एक सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर का मतलब क्या है? वो सारे फिजिकल कंपोनेंट जो हमको कंप्यूटर में दिखते हैं। अगर मैं कंप्यूटर बंद भी करता हूं, अगर मैं स्विच ऑफ कर देता हूं, अभी भी जो चीजें मुझे दिख रही है कंप्यूटर पे, वो सब के सब आपके पास हार्डवेयर है। जैसे मुझे कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, मॉनिटर दिख रहा है, प्रिंटर दिख रहा है। अगर मैं कंप्यूटर के कैबिनेट को खोलता हूं, मतलब सीपीयू बॉक्स को अगर मैं खोलता हूं, तो अंदर मदरबोर्ड दिख रहा है, रैम दिख रही है, रोम दिख रहा है, डीवीडी राइटर है, या फिर आपके पास हार्ड डिस्क है। जो भी डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं, फिजिकली जो डिवाइसेस हैं, वो तो क्या है? हार्डवेयर। अब दोस्तों उन हार्डवेयर से आपको क्या है? काम करवाना है। तो काम करवाने के लिए हार्डवेयर को क्या है? कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देगा, कोई ना कोई कमांड देगा। वो जो कमांड दिए जाते हैं, उन कमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। तो यहां हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स। हम क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो क्या करते हैं? टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कि हमारे कंप्यूटर को बताता है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। इट्स इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है, जो सारे काम कराता है, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके साथ साथ में दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे कि MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, या फिर हमारे पास में जो PDF फाइल्स हैं उनको देखने का सॉफ्टवेयर हो गया, गेम्स का सॉफ्टवेयर हो गया, गाने सुनने हैं आपको VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर, या फिर आपके पास व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ब्राउजर हो गया। ये सारे के सारे आपके पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली फिर से दो मेजर पार्ट में, दो मेजर टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है अपने पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, मतलब रैम से काम करवाना है, CPU से काम कराना है, मतलब जो प्रोसेसर है उससे काम कराना है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, हार्ड डिस्क से डेटा रैम में आएगा, रैम से वो डेटा पेन ड्राइव में जाएगा, वो डेटा मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है, या हमारे फाइल्स पे जो सिक्योरिटीज है उसको देखना है, नेटवर्क को देखना है, रिसोर्सेज को देखना है, इनपुट आउटपुट को देखना है। जो भी काम होते हैं दोस्तों वो सारे के सारे काम कौन कराता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अब वो जो काम करवाने, उसके लिए कोई स्पेसिफिक काम करना है, जैसे व्हाट्सएप चलाना है, नेटफ्लिक्स चलाना है, तो वो जो काम आप करवा रहे हैं वो काम कौन करता है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन्हीं को वापस देखेंगे दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या करता है?
कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स इंटरनल फंक्शनिंग। हमारे कंप्यूटर की जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो तो देखता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर से कैसे काम कराना है, उसकी फंक्शनिंग को ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और साथ में जो पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, या हमारी पेन ड्राइव है, या जो भी दूसरे स्टोरेज डिवाइसेज हैं, उन सभी को ये कंट्रोल भी करता है। कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं कह सकता हूं दोस्तों, जितने भी हार्डवेयर्स हैं उन सभी को मैनेज करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा नाम अपने पास दोस्तों यहां पर जो आता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में हम लोग ऐप भी कहते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डेवलप किए जाते हैं। जैसे मुझे अगर एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो दोस्तों मैं एमएस वर्ड यूज करूंगा, मुझे कोई स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाना है मैं एक्सेल को यूज करूंगा, ऐसे अगर मेरे को फोटो एडिटिंग करनी है तो मैं फोटोशॉप को यूज करूंगा, अगर मुझे इंटरनेट चलाना है तो दोस्तों मैं शायद कोई ब्राउजर यूज करूं, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, गूगल क्रोम हो, या फिर दूसरे कोई भी। मुझे यूट्यूब देखना है तो ऐप यूज करूंगा, मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, मुझे ईमेल चलाना है, ऐसे बहुत सारे काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास आता है मेन टॉपिक जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? आप अपना दोस्तों मोबाइल ऑन करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले आपका आईओएस, जो कि आपके मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रन होगा। या नहीं तो आपके फोन के अंदर अगर एंड्रॉयड है तो वो स्टार्ट होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें दोस्तों विंडोज स्टार्ट होगा, या आपके पास लाइनक्स है तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है वो आपका शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, the first program that loads on your computer when you switch on the system is called operating system। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ये हमारा एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है या कंट्रोल करता है। ये हमारे हार्डवेयर्स को दोस्तों मैनेज करता है, और साथ साथ में हमारे दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं, किन प्रोग्राम को रन कराना है, उनको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराने हैं, उनको क्या क्या कह सकते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी, उनको इंटरफेस प्रोवाइड कराना, ये सारे काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। साथ में कहूंगा एंड हेल्प्स एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर स्मूथली। साथ में हर काम को बहुत अच्छे से कराने के लिए, हर काम के लिए हमारा ओएस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एप्पल का मैक ओएस है, ऐसे ही लाइनक्स है, ऐसे ही हमारे पास गूगल का एंड्रॉयड है। तो ये कुछ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोबाइल पे तो ये दो कॉमनली हम लोग दोस्तों यूज भी करते हैं। इसी टाइप से हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में कि ये और बहुत सारे काम करता है। क्या? कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है, जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन ये कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। और साथ साथ में हम लोग कहेंगे हमारे कंप्यूटर में जो भी बेसिक टास्क है उनको परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारे इनपुट को रिकॉग्नाइज करना, जैसे कीबोर्ड क्या भेज रहा है, मॉनिटर पे क्या कुछ आ रहा है, फाइलों को मैनेज करना है, हमारे फोल्डर्स यानी कि डिक्शनरीज को यहाँ पर मैनेज करना है, डायरेक्टरीज को। ऐसे ही हमारे जो दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हमारी पेन ड्राइव, हमारी हार्ड डिस्क, हमारा एसएसडी, हमारा डीवीडी राइटर, उन सभी डिवाइसेस को, और उसके अलावा भी अगर कुछ बचता है, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है उन सभी को कंट्रोल ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इट इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस। ये एक बड़ी लाइन है दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस भी होता है। देखिए जनरली अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल में क्या काम करते हैं? आप मोबाइल चलाएंगे तो एंड्रॉयड तो है, आईओएस तो है, लेकिन आप यूज क्या करते हैं? मोस्टली एप्स को यूज करते हैं। मैं अपने फोन में इंस्टाग्राम चलाऊंगा, या फेसबुक चलाऊंगा, या उसका कैमरा यूज करूंगा, या फिर दोस्तों मैं हो सकता है कि जैसे यूट्यूब के ऐप हो गई, या ऐसे दूसरे ऐप जो भी मेरे काम आने वाले हो, चाहे मेरी स्कूल से रिलेटेड ऐप हो, कोई भी, या ब्राउजर वगैरह कुछ भी, वो मैं यूज करता हूं। तो जनरली दोस्तों क्या होता है, जो यूजर होता है वो यूज किसको करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या
ऐप को। वो ऐप जो है वो डायरेक्ट हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती। मतलब आपके व्हाट्सएप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट आपके मोबाइल के हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस दे सके, या मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मेरे डायरेक्ट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दे हार्डवेयर को। तो क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हमने बताया कि क्या करना है, ये जाके रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम वो मेन सॉफ्टवेयर जो सारे काम करेगा और करवाएगा। फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जाकर के कहता है हार्डवेयर को, भाई तुझे ये काम करना है, ठीक है। अगर हार्डवेयर कर सकता है तो बोल देगा ओएस को, ठीक है मैं कर दूंगा, और नहीं कर सकता है तो ये वापस इन्फॉर्म किसको करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओएस किसको बोलेगा, एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वापस किसको बताएगा, यूजर को। तो कोई भी काम करने के लिए जब आप अपने कंप्यूटर मोबाइल को कहते हो, तो आपका जो इंस्ट्रक्शंस कमांड जाता है एप्लीकेशंस के थ्रू ओएस के पास। ओएस उस काम को करना है या नहीं करना है ये हार्डवेयर को बोलता है, हार्डवेयर उस काम को करके फिर रिजल्ट देता है। आपको ये छोटी सी बात दोस्तों समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं ओएस में कि कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि विंडोज है, मैक है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक ओएस एप्पल का है, लाइनक्स है दोस्तों, जिसके बहुत सारे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। हो सकता है आपने कभी यूबंटू यूज किया हो, या फेडोरा यूज किया हो, या फिर डेबियन यूज किया हो, काली यूज किया हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्जन अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ इमेज में देख सकते हैं आपके पास काली आ गया, फेडोरा आ गया, या फिर यूबंटू आ गया, लाइनक्स है ही आपके पास, मैक है, या फिर एक बॉस नाम अभी मैं बताने वाला हूँ, विंडोज है। ये सब कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे नाम है जो आप जरूर इन दिनों में देखते होंगे। अच्छा, गूगल का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं क्रोम ओएस है। इसी टाइप से हमारे पास यूनिक्स भी होता है, यानी कि यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। ये जो है वो सी लैंग्वेज, जो आपने कभी नाम सुना हो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बेस पर ये डेवलप किया गया है। एक नाम आता है दोस्तों सोलेरिस, जो कि सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, और बाद में सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया, तो सोलेरिस आज जो है वो ओरेकल का है। एक रेड हैट है, आपने नाम सुना होगा। एक बॉस है जो कि भारत का ही है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इनमें भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये तीन जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे कंप्यूटर्स के लिए। और साथ साथ में दोस्तों कुछ हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। जैसे उसमें अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड और आईओएस बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, मोबाइल डिवाइसेस पे चल सकते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन पे, टैबलेट पे, या वियरेबल डिवाइसेस जो आते हैं जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह, एंड्रॉयड सपोर्टिंग उस पे काम करता है, ठीक है। इसमें पॉपुलर है एंड्रॉयड और आईओएस है। एक हार्मनी ओएस है आपके पास। ऐसे विंडोज फोन बंद हो गया और ब्लैकबेरी भी आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है अब आपके पास। तो विंडोज जो है, जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने विंडोज नाम से एक फोन निकाला था, जो कि विंडोज मोबाइल का जो आपके पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बेस पे लाया था नोकिया कंपनी को खरीद के। और अब वो जब पूरा पिट गया, तो वो फिर से वापस नोकिया के नाम से आया है और एंड्रॉयड को लेकर के आया। एंड्रॉयड जिसने बनाया दोस्तों, उस कंपनी का नाम है गूगल। इसके साथ साथ में ब्लैकबेरी है, वो भी बंद हो चुका था। अब ब्लैकबेरी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के ये भी वापस आ गया है एंड्रॉयड पे। तो अगर आज बात करें दोस्तों, स्मार्टफोन की कैटेगरीज में एंड्रॉयड और आईओएस दो ही है जो चल रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास फीचर्ड फोन है, ठीक है, तो इसमें यानी कि नॉन स्मार्टफोन है, तो इसमें दोस्तों हम लोग यूज करते हैं काई ओएस को लेकर के। और साथ में हमारे पास पहले जो है वो नोकिया में सिम्बियन, या फिर सीरीज 30, सीरीज 40, इस नाम से भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपने पास अवेलेबल थे। तो ये जो आपके पास काई ओएस है दोस्तों, ये अपने पास में जो फीचर फोन है उसमें यूज होता है। इसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब भी चलता है। सिम्बियन बहुत पहले हम लोग यूज करते थे। सीरीज 30 जो है वो, उसके अंदर कॉलिंग फीचर, टेक्सटिंग फीचर भी था। सीरीज 40 के अंदर हमारे पास इंटरनेट ब्राउजिंग, ऐसे फीचर्स, एडवांस फीचर भी थे। ऐसे ही अपने पास में न्यूक्लियस, या फिर अपने पास में ट्रेडेक्स नाम के भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के होते हैं।
इसी तरीके से हम बात करेंगे दोस्तों फंक्शंस को लेकर के। अब हमारे कंप्यूटर में जो भी काम होता है, कुछ भी काम होता है, वो सब हमारा ओएस कराता है। जैसे इसके कुछ कॉमन अगर हम बात करें तो अपने पास आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी काम हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग का जो काम है वो सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। अगर मैं बात करता हूं, आपने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर में ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ड्यूअल ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लो प्रोसेसर को लेकर के बात करता हूं, तो एक तो क्या है कि आपने जो डेटा भेजा वो डेटा प्रोसेस हुआ और निकल गया, आउटपुट मिल गया। एक होता है हमारा जो प्रोसेसर है वो दो पार्ट में भी डिवाइड हो जाता है, आधा यहाँ प्रोसेस होता है, आधा यहाँ प्रोसेस होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूअल कह सकते हैं प्रोसेसर आपके पास, ठीक है। इसी टाइप से ड्यूअल के साथ साथ हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर कि क्वाड कोर भी होता है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर भी होता है, क्वाड कोर भी होता है, ठीक है। क्वाड कोर में क्या होता है, 4, ठीक है, ड्यूअल में 2, ऐसे हेक्सा में 6 होते हैं, 8 होते हैं ऑक्टा कोर में। तो ऐसे आपके पास आपका प्रोसेसर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। अब प्रोसेसर के किस हिस्से में कौन सा डेटा प्रोसेस होने जाएगा, सीयू से डेटा लाना, एएलयू को भेजना, एएलयू से रजिस्टर में जाना, वापस आना, जितने भी टाइप का काम होता है, ये सारे काम दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। तो हैंडल द क्रिएशन, शेड्यूलिंग और जो भी प्रोसेस है उसका टर्मिनेशन, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। इंश्योर दैट मल्टीपल प्रोसेसर कैन रन साइमल्टेनियसली विदाउट इंटरफेरेंस। तो आप मल्टीपल प्रोसेसर, यानी कि जो मैं कह रहा था आपको, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, जो भी सब ये मैनेज करता है। दूसरा है आपके पास दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट। जितनी भी टाइप की मेमोरीज है, चाहे वो रैम हो या फिर वो कैशे मेमोरी हो या वो रजिस्टर हो, या फिर अगर हम बात करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा वर्चुअल मेमोरी। तो जितनी भी टाइप की मेमोरी है उनके लिए दोस्तों स्पेस, मेमोरी में स्पेस एलोकेट कराना या उनको वापस हटाना, मतलब मेमोरी में जगह बनाना या जगह हटाना, एलोकेट कराना, डी एलोकेट कराना, ये सारे काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऐसे ही हम बात करेंगे दोस्तों फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के। हमारे कंप्यूटर पे जो हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, हमारी कंप्यूटर पे जो हम फाइल को स्टोर करते हैं, ठीक है, यानी क्रिएट करना, डिलीट करना, उसको रीड करना या उसको राइट करना, नए फोल्डर बनाना, एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, जो भी काम है वो सब हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऐसे ही हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, हार्ड डिस्क हो या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है या और भी जो दूसरे डिवाइसेस हैं, कोई भी टाइप के, उन सभी को मैनेज ये करता है। यूजर इंटरफेस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। या तो आप कमांड टाइप करके भेजें या कहीं किसी बटन पे क्लिक करके भेजें या टच करके भेजें, तो ये सारे फीचर्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, चाहे वो कमांड लाइन इंटरफेस हो या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है दोस्तों, जैसे यहां पर आप देखें टच कर सकते हैं, मैं टच करता हूं, यहां से मैं कलर चेंज कर सकता हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये जो मैंने कलर चेंज किया है वो कैसे किया है, ग्राफिकली, इस तरीके से। और दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि आप कमांड लिख लिख के भी कंप्यूटर को बता सकते हैं। तो पहले के जमाने में हम लोग कमांड लिखते थे, जमाना मतलब वैसे अभी भी यूज करते हैं, विंडोज में कमांड लाइन हम लोग यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है जिसमें केवल कमांड लिखते हैं हम, और मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये कौन प्रोवाइड कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराएगा दोस्तों आपको, ठीक है। जो सिक्योरिटीज है, जैसे आप जानते होंगे आपके मोबाइल में आपने लॉक होता है, तो आप क्या करते हैं, कुछ नंबर होंगे जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6, या कोई पैटर्न आपके पास होगा या फेस डिटेक्शन होगा या वॉइस पे आपका होगा। तो जो भी टाइप आप देखना चाहें वो सारे के सारे सिक्योरिटी और जो एक्सेस कंट्रोल है, किस ऐप को क्या परमिशन देनी है, वो सारे के सारे यहाँ पर ओएस मैनेज करता है। फिर जो नेटवर्किंग है, दो कंप्यूटर्स के बीच में जब आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। किसी भी टाइप की अगर कोई एरर आती है, उन एरर को डिटेक्ट करने का काम, उन एरर को हैंडल करने का काम, मैनेज करने का काम, मेंटेन करने का काम, सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन फंक्शंस हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास आता है टाइप्स। अब देखिए, अभी हमने क्या देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉमनली जो यूज होते हैं उनके नाम देखे थे, जैसे विंडोज या फिर लाइनक्स या यूनिक्स या मैक, जो भी नाम थे वो सब क्या है, नाम है। लेकिन ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके टाइप अलग अलग होते हैं, काम के हिसाब से भी। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों जो केवल एक यूजर को एक टाइम पे काम करने की परमिशन देता है, जबकि कुछ होते हैं जो
मल्टी यूजर को काम करने की परमिशन देता है। एक साथ एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम चलेगा, एक टाइम पे एक ही काम होगा। जबकि मल्टीटास्किंग में क्या होता है, एक साथ एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर आप चला सकते हो। जैसे आप मीडिया प्लेयर चला के गाने भी सुन सकते हो और सेम टाइम पर आप वहां ब्राउजर भी चला करके चैट कर सकते हो या कुछ और भी। ठीक है। एक होता है दोस्तों आपके पास मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरीके से एक नाम है जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनमें से कुछ कॉमन है दोस्तों, ये स्टार्टिंग के जो 4-5 आप नाम देख रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंगल यूजर का मतलब है एक लड़की है जो कंप्यूटर चला रही है, एक टाइम पर एक ही यूजर उस कंप्यूटर को यूज कर सकता है। भले ही अकाउंट अलग अलग हो लेकिन एक टाइम पर एक ही बंदा टाइप करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है एक साथ दो लोग मिलकर के टाइप करो, एक साथ दो लोग मिलकर के काम कर रहे हो। और अगर कर रहा है तो वो फिर किसी सर्वर को यूज कर रहा होगा दोस्तों। मतलब मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों मिलके एक ही सॉफ्टवेयर पे, एक ही मतलब कह सकते हैं कि सर्वर को यूज करते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर जिस पे इस सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है वो कौन सा होगा हमारे पास, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक जनरली हमारे कंप्यूटर में जो होता है वो तो कौन सा होता है, सिंगल यूजर। ठीक है। और एक क्या आपके पास मल्टी यूजर भी होता है। तो सिंगल यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स ओनली वन यूजर एट ए टाइम, एक समय पे एक यूजर को ही परमिशन देता है काम करने की। जैसे कि विंडोज हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लेकिन अगर आप मल्टीपल यूजर एक साथ काम करना चाहते हो एक सर्वर को यूज करके, अब मतलब मैं चाहता हूं मैं भी सर्वर को यूज करूं, कोई और भी उस सर्वर पे डेटा भेज सके, और सर्वर पे आपको फिर जो है वो यहां पर यूज करना पड़ेगा सर्वर के लिए, जैसे विंडोज सर्वर हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो मल्टीपल यूजर एक साथ उस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। शायद वहां पर जो है हम लोग ईमेल यूज कर रहे हैं, या फिर हम लोग वहां पर यूट्यूब चला रहे हैं, या सपोज एक्सेल खोल के बैठे हैं, वर्ड खोल के बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर अगर आप एक साथ चला रहे हैं, जैसे आप कैमरा भी ऑन करे हुआ है आपका, या कॉल भी चल रही है और व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो एक साथ जब एक से ज्यादा प्रोग्राम चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, या फिर मल्टीटास्किंग जो मल्टीटास्क को सपोर्ट करता है। एक ही चीज है। ऐसे ही अगर जो एक ही टास्क को सपोर्ट कर रहा है, सिंगल टास्किंग या सिंगल प्रोसेसिंग, या सॉरी सिंगल टास्किंग और सिंगल प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन ओनली एग्जीक्यूट वन प्रोग्राम एट ए टाइम, वो तो क्या कहलाएगा, सिंगल टास्किंग। और एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, वो क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग। जैसे आजकल आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे आपके पास मल्टीटास्किंग ही सपोर्ट कराता है। फिर एक नाम आता है जीयूआई और सीयूआई। सीयूआई का मतलब है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें हम कमांड टाइप करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में अगर आप जाके लिखेंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सीएमडी, तो कमांड लाइन आपके सामने ओपन हो जाएगी और फिर वहां आपको कमांड टाइप कर करके ही काम कराना है। भले ही किसी फोल्डर को ओपन करना हो, नई फाइल बनानी हो, सेव करना हो, कुछ भी। और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप माय कंप्यूटर पे जाके डबल क्लिक करते हैं, ओपन होता है, डी ड्राइव पे जाते हैं, एक पर्टिकुलर फोल्डर पे जाते हैं, क्रॉस बटन पे क्लिक करते हैं, मेन्यूज पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल सीयूआई को यूज कम किया जाता है या ना के बराबर यूज किया जाता है, कोई करता भी है तो वो फिर दोस्तों प्रोग्रामर ही होगा। अदरवाइज हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज ग्राफिकल एलिमेंट्स लाइक विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज, ये सारे जो काम करता है वो क्या कहलाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो यूबंटू हो, मैक हो, विंडोज हो, लाइनक्स हो, ये सब कहीं ना कहीं दोस्तों जीयूआई को सपोर्ट करता है। जबकि सीयूआई भी होता है, ये यूजर को कहता है कि आपको अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट बेस्ड कमांड टाइप करने पड़ेंगे। इसलिए
CUI को दोस्तों क्योंकि कैरेक्टर टाइप करते हैं तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं और CLI भी कहते हैं क्योंकि उसमें कमांड लाइन इंटरफेस आपको मिलता है। जैसे डॉस हो गया, जैसे यूनिक्स शेल हो गया, विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, विंडोज में हम अभी मैं आपसे कह रहा था कमांड प्रॉम्प्ट होता है। तो ऐसे आप अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करके कैरेक्टर या फिर ग्राफिकल्स को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक मल्टी थ्रेडिंग आता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या हो गया है कि एक साथ में मतलब मेरा एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसका कुछ पार्ट ये मतलब जब सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए जा रहा है तो एक पार्ट यहां से अलग जा रहा है, दूसरा पार्ट जा रहा है, तीसरा पार्ट जा रहा है, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट। ऐसे हो सकता है कि एक ही प्रोग्राम को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके प्रोसेस कराए। जैसे एमएस वर्ड की बात करता हूं तो मैं कैरेक्टर टाइप करता हूं, उसमें स्पेलिंग भी चेक हो रही है, एक नया थ्रेड है जो स्पेलिंग चेक कर रहा है, एक ग्रामर चेक कर रहा है, एक ऑटो करेक्ट कर रहा है, एक ये देख रहा है कि मेरा फ़ॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड ये सब क्या है। तो ऐसे मल्टीपल आपके पास थ्रेड्स कई बार काम करते हैं। तो इन दिनों में आप जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप विंडोज या दूसरे जो भी यूज करते हैं, उन सभी के अंदर दोस्तों मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट मिलता है। तो हम जो बात कर रहे हैं विंडोज, ये विंडोज मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट कर रहा है, मल्टी टास्किंग सपोर्ट कर रहा है, सिंगल यूजर सपोर्ट कर रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फीचर्स हैं। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स विद इन अ सिंगल प्रोसेस। एक ही प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर डिवाइड करके प्रोसेस करवा रहा है। इसी टाइप से आता है दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि ये अब यूज नहीं होता, अर्ली मेन फ्रेम सिस्टम में इसका यूज होता था, जिसमें हम लोग यहां से क्या करते थे, कंप्यूटर एक डेटा भेज रहा है, दो भेज रहा है, तीसरा भी भेज रहा है, चौथा भी भेज रहा है। तो ऐसे जो अलग अलग यूजर होते थे, मान लो ये इनके नाम है ABCD, तो कंप्यूटर ए का डेटा जा रहा है सर्वर के पास, फिर बी का जा रहा है, सी का जा रहा है, डी का जा रहा है, वापस ए का जा रहा है, बी का जा रहा है, सी का जा रहा है, डी का जा रहा है, एक एक करके आपके बैच वाइज चला करते थे। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें तो ये तो हो गई पुरानी बात, लेकिन आजकल हम लोग जो यूज करते हैं वो टाइम शेयरिंग और लगभग कॉन्सेप्ट यही है, बट थोड़ा सा नया कुछ है। ठीक है, तो दीज कह सकते हैं कि सिस्टम एग्जीक्यूट जॉब इन बैचेस विदाउट यूजर इंटरेक्शन। इसमें क्या होता था, आपका जो डेटा है वो बैच वाइज जाता था और आपका वो डेटा प्रोसेस होता था। इसी टाइप से नेक्स्ट जो नाम है वो है अपने पास दोस्तों टाइम शेयरिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे मैं कह रहा था आपको सीपीयू का जो टाइम है, ठीक है, मान लो एक सेकंड के 4 हिस्से, 10 हिस्से, 15 हिस्से बन गए। ठीक है, एक सेकंड के भी मतलब हो सकता है कि वो माइक्रो सेकंड्स में डिवाइड करता हो और फिर वो अलग अलग यूजर्स को, मान लो जैसे एक यूजर, दूसरा, तीसरा, चौथा, अलग अलग यूजर है और आप डेटा भेज रहे हो सर्वर के पास। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, या अगर अपन बात करें एक ही कंप्यूटर पे भी, तो मान लो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है एमएस वर्ड भी चल रहा है, बैकग्राउंड में गाने भी चल रहे हैं और इंटरनेट भी चल रहा है। तो मेरा सीपीयू जो है पहले इस डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, वापस इसको करेगा, इसको इसको। तो ये भी क्या है आपके पास वैसे ही हो गया, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो डेटा है वो कह सकते हैं कि स्लाइसेस वाइज सीपीयू टाइम के हिसाब से डिवाइड होकर के, कभी इसको टाइम, इसको टाइम, इसको टाइम, फिर इनको इनको इनको, और इतना फास्ट होता है दोस्तों, एक सेकंड में इनकी चांस कम से कम 10 15 20 बार आ चुकी होगी। आप एक की टाइप करेंगे जब तक इसका डेटा प्रोसेस हो चुका होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास था टाइम शेयरिंग। इसमें अगर बात करें मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज होती है, इंटरेक्टिव यूजर सेशन होता है, और ऐसी हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग अमंग मल्टीपल यूजर। तो आप अपने मल्टीपल यूजर्स में अपने रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि सपोज कि आप कई बार एक सर्वर से कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो गूगल से कर रहे हो, फेसबुक से कर रहे हो, तो क्या गूगल का सर्वर एक ही कंप्यूटर होगा क्या? नहीं, उसके बहुत सारे सर्वर होते हैं। मान लो एक बैंगलोर में, एक हैदराबाद में, एक चेन्नई के अंदर है, मान लो एक गुड़गांव में, नोएडा में, इंडिया में दोस्तों उसके इतने सारे सर्वर हो गए। ऐसे दुनिया भर में उसके बहुत सारे सर्वर्स होंगे और वो सारे सर्वर कहीं ना कहीं एक मेन सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, और जब भी हम अगर कुछ सर्च करते हैं गूगल के साथ, तो ये सारे के सारे मिलकर के एक साथ काम करते हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स वैसे तो सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं, लेकिन ये ग्रुप में मिलकर के काम करते हैं, ताकि ये एक कह सकते हैं कि मतलब एक ढंग से इसका काम कर सके, स्मूथली इसमें काम हो सके। तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? दिस मैनेज अ ग्रुप ऑफ
group of independent computers and present them as a single coherent system to user. यूजर को बताता है ये एक ही कंप्यूटर है, यूजर को तो पता ही नहीं, सर्विस ले रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ से सर्विस लेता रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास इसके एग्जांपल्स कह सकते हैं, जैसे कि गूगल्स का एंड्रॉइड हो गया इन क्लाउड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लाउड एनवायरनमेंट में इसको यूज करते हैं, गूगल की सर्विसेज को, अपाचे हेडऑप है आपके पास, ऐसे और भी नाम हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो मोस्टली यूज किए जाएंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में कुछ डिवाइसेस में एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं, उनमें इनको यूज किया जाता है। या अपन कह सकते हैं एयर ट्रैफिक जो है, एयरलाइंस, उसके उनको मैनेज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर अपन बात करें स्पेस में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह, तो वहां पर इनको मोस्टली यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि जो भी डेटा आपको प्रोसेस करना है वो इमीडिएट प्रोसेस होगा और एक टाइमली रेस्पॉन्स उसका मिलेगा, इसमें डिले नहीं हो सकता। तो ये स्पेशल टाइप का आपके पास एक फीचर इसके अंदर होता है। जनरली दोस्तों जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम हमारे घर में जो स्मार्ट टीवीज या जो डिवाइसेस होते हैं एम्बेडेड, उन सभी में हम इसको यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये ऐसे एम्बेडेड डिवाइसेस होते हैं, उनके ऊपर इनको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ हम इसमें आरटीओएस को भी यूज कर सकते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, these are special operating system designed to operate on एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होगा, मैंने कहा था छोटे छोटे डिवाइसेस जो अपने आप में एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जैसे आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, तो वो क्या काम कर रहा है दोस्तों, खाना बनाना, ये वो, मतलब उसको जो गर्म करना, एक्सवाइजेड जो भी, तो उसके लिए उसमें भी एक सॉफ्टवेयर होगा। आपकी वॉशिंग मशीन में एक सॉफ्टवेयर होगा, आपके पास वियरेबल डिवाइसेस है, उसके अंदर आपके पास में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, आपकी स्मार्ट टीवी का एक सॉफ्टवेयर होगा। तो जो छोटे छोटे डिवाइसेस है, इनफैक्ट आपकी कार का या आपकी बाइक में भी आपके पास, जैसे बाइक का आपके पास एबीएस होता है, तो उसमें भी एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स आपके पास होते हैं वो यहाँ कह सकते हैं डेडिकेटेड डिवाइसेस के लिए होता है। तो उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, हाउ इट वर्क्स, द ओएस इज टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन ऑफन विद अ फोकस ऑन रियल टाइम परफॉर्मेंस। तो मोस्टली ये आपके पास जो रियल टाइम परफॉर्मेंस पे ही ध्यान देता है। जैसे एंड्रॉइड की जो स्मार्ट टीवीज है, आईओएस के वेरिएबल्स है, आरटीएमएस है, ये सब कहीं ना कहीं आपके पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है विंडोज 11। अब विंडोज 11 हो या 10 हो, या आपके पास उससे पहले 8.1, 8 या 7, आपने विस्टा, एक्सपी ऐसे नाम सुन रखे हैं दोस्तों। विंडोज क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ टाइम बाद में कुछ अपना नया वर्जन लेकर के आता है, और जो नया वर्जन होता है उसमें फीचर्स भी एडवांस होते हैं। तो अभी जो आपके पास में विंडोज आया है 10 जो था, उससे थोड़ा और एडवांस आ चुका है विंडोज 11। क्या है, तो विंडोज 11 जो है वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक नया वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, और इसमें एक फ्रेश लुक है आपके पास, कुछ न्यू फीचर्स हैं, और इजीली आप अपने कंप्यूटर को इसको यूज कर सकते हैं। क्या है, विंडोज 11। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू जो है वो बहुत अच्छा आपको मिल गया है, आपकी स्क्रीन सेंटर में आ गई, जैसे यहाँ बीच में आ चुकी है। इसी टाइप से रीडिजाइन टास्क बार है, टास्क बार इसकी जो है वो सेंटर में आ गई और बहुत अच्छे से उसने मैनेज कर रखा है उसको भी। स्नैप लेआउट है, जो कि आप मैक्सिमाइज बटन पे जाकर के आप अपने एप्लीकेशंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं नीटली। ऐसे ही आपके पास विजेट्स हैं, तो अलग अलग टाइप के विजेट्स हैं, जैसे कि कैलेंडर हो गया, वेदर हो गया, न्यूज हो गया, इन सभी को आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास वर्चुअल डेस्कटॉप है, आप वर्चुअल डेस्कटॉप को यूज कर सकते हैं गेमिंग्स वगैरह में। आप गेमिंग के इसमें फीचर्स आपको मिल जाते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यूज करके एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको टच पैड मिल जाता है, पेन सपोर्ट मिल जाता है, आप लिख भी सकते हैं। अगर आपके पास टच वाला अगर आपके पास में लैपटॉप है, तो वहां आपको पेन सपोर्ट मिल जाएगा, टच का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। हालांकि टच तो आपके पास पहले से भी था, ठीक है। ऐसे कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, वो बहुत सारे जो आप यहाँ देख सकते हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, सिक्योरिटी के फीचर और इसमें अच्छे हो चुके हैं, आपके पास डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन और ज्यादा है। ऐसे हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जब हम काम कर रहे हैं, वर्क एंड एनवायरनमेंट दोनों के अकॉर्डिंग दोस्तों इसने बहुत अच्छे से काम किया। यूजर फ्रेंडली स्टाइल आपको यहाँ मिल जाती है, एफिशिएंट तरीके से आप काम कर सकते हैं
ताकि विंडोज 11 में काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर के बारे में, यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उनको डिलीट कर सकते हैं, कैसे परमानेंट डिलीट करते हैं, कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रीनेम करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है दोस्तों। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कई बार हमारे एग्जाम में शॉर्टकट्स भी पूछी जाती है। तो सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला आएगा अपने पास रोल क्या होता है फाइल सिस्टम का, उसके बाद बात करेंगे कैसे क्रिएट करना है फोल्डर को, फाइल को रीनेम कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, परमानेंट डिलीट कैसे करेंगे और मूव या कॉपी हम कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं हम हमारे कंप्यूटर में अपना डेटा स्टोर करते हैं किसी फाइल में। अगर आप अपना नाम स्टोर करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में तो क्या करेंगे, आप सिर्फ टाइप करें। अगर आप टाइप करेंगे तो आपका वो नाम, आपकी एज, आपका एड्रेस, आपका कोई भी कंटेंट कहाँ स्टोर करेंगे, तो नॉर्मली तो कहीं होगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी। वो फाइल हो सकता है नोटपैड की हो सकता है वर्ड की हो सकता है एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो, कोई तो आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर करेंगे। और वो जो आपकी फाइल्स हैं उन फाइल को आप एक नाम देंगे। जैसे आपने इसका नाम रख दिया है सपोज एबीसी, और उसके बाद उसका एक एक्सटेंशन बन जाएगा। जैसे कि अगर वर्ड की फाइल हुई तो आप लिख देंगे इसका .docx। ये जो आपके पास है .docx ये तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के हिसाब से डिसाइड होगा आप जो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वाला नाम आप खुद देते हैं। तो दोस्तों आपने जो फाइल बनाई है जिसके अंदर आपने अपना कंटेंट स्टोर कर दिया है, अब इस फाइल को आप सेव करेंगे या तो डेस्कटॉप पे करेंगे या फिर आप सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डाउनलोड्स में, माय डॉक्यूमेंट्स में, कहीं पर भी आप सेव करेंगे। तो देखिए जनरली क्या होता है कि जो हमारी फाइल्स हैं उसको हम ऐसा नहीं कि डेस्कटॉप के ऊपर सारी की सारी फाइलें सेव करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हमारी फाइल्स को या हमारे दूसरे कंटेंट्स को स्टोर करते हैं और एक अच्छे तरीके से उसको एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको अच्छे से मैनेज करेंगे। तो हो सकता है आपने कई बार देखा होगा, आपके कंप्यूटर पे भी आप शायद करते होंगे, आप पहले एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। मान लो इस फोल्डर का आपने एक नाम रख रखा है, जैसे कि अगर मैं अपने एग्जाम्पल में रखता हूं तो मैं मानता हूं इसका नाम रख दिया मैंने माई डेटा। ठीक है, अब माई डेटा के अंदर दोस्तों मैंने अपना डेटा स्टोर किया है और ये मैं मान के चलता हूं इसका नाम रख दिया मैंने 10th आईटी। ठीक है, इसके बाद मैंने इसका नाम रख दिया सपोज 12th आईपी और इसका नाम रख देता हूं 12th सीएस। मान लो तीन अलग अलग फोल्डर है। अब मैं अपनी जो फाइल सेव करूंगा या अपना जो कंटेंट बनाऊंगा जो क्लास 10th आईटी से रिलेटेड है वो मैं कहां रखूंगा, इस फोल्डर के अंदर। ऐसे ही अगर मैं आईपी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट बना रहा हूं वो सारे मैं इसके अंदर रखूंगा। हो सकता है कि जब मैं सीएस का डेटा बना रहा हूं तो सीएस के अंदर जो है वो मैं दो अलग अलग फोल्डर बना दूं और उस फोल्डर के अंदर मैं अपनी फाइल्स या ऐसे ही इस वाले फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स रखूंगा। तो जनरली क्या होता है, हम हमारा डेटा कहां स्टोर करते हैं, किसी फाइल के अंदर, और वो फाइल फिर हम लोग रखते हैं क्योंकि हमको आगे उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है। तो उन फाइलों को हम लोग कहां रखते हैं, हमेशा किसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, यही बात हम लोग यहां पर करेंगे। अ फाइल सिस्टम डिफाइन द वे इन विच फाइल्स आर नेम्ड एंड वेयर दे आर प्लेस्ड लॉजिकली फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीव, ताकि बाद में हम उन फाइलों को बहुत आसानी से ले सके, उन फाइलों को हम यूज कर सके। रिट्रीव का मतलब क्या होता है, फाइलों को वापस लेना, और ताकि हम उसको आराम से वापस ले सके, डेटा हमको आसानी से मिल सके और डेटा को हम वैसे ही फिर स्टोर भी कराते हैं। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो डॉस हो, विंडोज हो, यूनिक्स हो, मैक हो, कोई भी टाइप का अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो हैज इट्स ओन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। उनका खुद का अपना जो है एक फाइल सिस्टम होता है जिसमें वो अपनी फाइल्स को स्टोर करा सके, विच इट्स ओन स्ट्रक्चर एंड लॉजिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, साइज एंड काइंड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको ऐसा एक फीचर देता है जिसमें हम लोग अपने फाइल्स को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उस फाइल को आप रीनेम करना चाहते हैं या ऐसे और भी जो फीचर्स है वो सब आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। जनरली बहुत सारे काम करने की फैसिलिटी हमें विंडोज दे देता है, तो विंडोज हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। हो सकता है आपने सपोज कि आप मैक या लाइनक्स को यूज करें, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो यूनिक्स के अंदर थोड़े फीचर्स कम मिल जाएंगे, डॉस के फीचर्स कम मिलेंगे, और अगर है तो फिर उसके लिए आपको यहाँ कमांड को ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो सबके अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं जनरली, लेकिन कॉमन ही है फाइल को बनाना,
क्रिएट करना या डिलीट करना या वो सारी चीजें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल का मतलब क्या हो गया, पहले आपने एक फोल्डर बना दिया और उस फोल्डर के अंदर आपने एक और फोल्डर बना दिया, फिर इस फोल्डर के अंदर आपने एक और फोल्डर बना दिया। सपोज इसके अंदर आपने 2-3 फोल्डर बना दिए, ऐसे हो सकता है इनके अंदर फिर आपने कुछ फोल्डर बना रखे हो। तो एक मेन फोल्डर हो गया, उसके अंदर एक और सब फोल्डर, उसके अंदर और सब फोल्डर, तो ऐसे खूब सारे आपके फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही है, most of the operating system use hierarchical file system wherein the access to data start at the top and proceed downward throughout the level of hierarchy। तो इस तरीके से इससे यहां से यहां और वैसे आप उस डेटा को फिर एक्सेस कर सकते हैं। The file are organized into folders और सब फोल्डर इन द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जो आपकी फाइल्स हैं वो आप कहां डालेंगे, या तो फोल्डर में डालेंगे या फिर उस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर में भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें रोल क्या है फाइल सिस्टम के अलग अलग, तो उसमें हम बात करेंगे कि फाइल मैनेजिंग सिस्टम या जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है या फाइल सिस्टम भी कह सकते हो, इज द लेयर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये काम कौन कर रहा था दोस्तों, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल को क्रिएट कराना, फोल्डर को क्रिएट करना, उन सबको मैनेज करना, ये सारे काम कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां लिखा है कि लेयर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द स्टोरेज ऑफ डेटा। डेटा को स्टोर कराना, उसको मैनेज करवाना, ऑर्गेनाइज कराना, इन सभी कामों की रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, आप एक नया फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। तो पहला है आपके पास क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। एक नया फोल्डर आपको बनाना है कहीं पर भी, आप डेस्कटॉप पे बनाएं या फिर आप सी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव में, कहीं पर भी अगर आप बनाना चाहें, उस जगह पे अपना माउस ले जाएं और अपना राइट क्लिक करें माउस से। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है डेस्कटॉप पे बनाने के लिए, आप कहीं पर भी रख सकते हैं। राइट क्लिक वंस इन द ब्लैंक एरिया, किसी भी जगह जो खाली जगह उस पर जाके राइट क्लिक कर दीजिए, चाहे डेस्कटॉप पे या कहीं और। उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा और इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है न्यू। तो इसमें क्या है, राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, उसमें आपको क्या चूज करना है, एक न्यू ऑप्शन। और न्यू ऑप्शन में फिर से एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है आपके पास में फोल्डर। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब ऑप्शन अपीयर्स, क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन। आपको किस पे क्लिक करना है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक किया, न्यू सेलेक्ट किया, फोल्डर आपने सेलेक्ट किया। इससे क्या होगा, आपका एक नया फोल्डर आपको दिख जाएगा और फिर वो आपसे बोलेगा उस फोल्डर का नाम डालें। नाम डालने का ऑप्शन आएगा, आप उसका कोई भी एक नाम रख सकते हैं। अब देखिए, और नाम रखने के बाद खैर आप उसको एंटर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है। जनरली आपने देखा होगा कंट्रोल एन करते हैं तो एक नई फाइल बनती है। एक नया फोल्डर बनाना है किसी भी जगह, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट यूज करें और फिर आप एन दबाएं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को यूज करके आप अपना एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप फाइल बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, कहीं पर भी आप राइट क्लिक कर दें। ठीक है, आप यहां पर जाएंगे, कहीं पर भी राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ये यहाँ लिखा है राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, या किसी भी ब्लैंक कहीं पर भी आप कर सकते हैं। वो वैसे ही आपके सामने एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा, उसमें से आपको न्यू ऑप्शन चूज करना है। अभी जैसे हमने पहले देखा था फोल्डर, फोल्डर की जगह आपको क्या अलग अलग डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन दिखेंगी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या और दूसरे नोटपैड, वर्डपैड। तो उसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट द वन यू वांट, जो भी आप चाहते हो वर्ड की फाइल बनाना, तो राइट क्लिक करके न्यू में जाकर के आप वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, वो ये है कि अगर आप एमएस वर्ड बनाना चाहते हैं एमएस वर्ड में, तो आप एमएस वर्ड ओपन कर दीजिए और उसके अंदर जाने के बाद आप जाएंगे न्यू में, और न्यू में जाने के बाद आप वहां पर जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपकी एक नई फाइल खुल जाएगी और आप उसमें काम कर सकते हैं। फिर आप सेव करेंगे तो उसका नाम भी आपको देना पड़ता है। और अगर आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके कर रहे हैं किसी भी जगह में, आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास शॉर्टकट मेन्यू आया, इसमें आप न्यू पर गए। ठीक है, इस न्यू पे जाने के बाद आपने अपनी पसंद की कोई भी टाइप की एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर दिया, आपकी फाइल बन जाएगी। ठीक है, न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड और फिर आप उसको रीनेम कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जैसे फाइल और फोल्डर बनाते हैं, आप उसको रीनेम करना चाहते हैं बाद में, तो सिंपल सा है, आप उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए और आप जाके F2 दबा दीजिए। ये तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं या शॉर्टकट F2 से भी। राइट क्लिक से कैसे करेंगे दोस्तों, उस फाइल या फोल्डर जिसका आप नाम बदलना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां जैसे ही राइट क्लिक करेंगे उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, फाइल या फोल्डर को,
तो आपके सामने ऐसा एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा जिसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम का, और आप अपनी फाइल का कोई भी नया नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जैसे ओके कर देंगे आपकी फाइल की जो नाम है वो आपका बदल चुका होगा, ठीक है। नाउ टाइप द न्यू नेम दैट यू विश टू गिव टू द फाइल एंड फोल्डर, तो आप उसका नाम जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आपके पास नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फाइल एंड फोल्डर। जब भी आप अपनी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, वो फाइल या फोल्डर आपका कहां जाता है, डेस्कटॉप पे। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। तो जब भी आप किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है उस फाइल या फोल्डर को जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर जैसे ही जाएंगे, क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज्ड ऑप्शन एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। या तो आप वहां ऑर्गेनाइज ऑप्शन में जा सकते हैं, या नहीं तो दोस्तों आप राइट क्लिक करके भी उस फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने जो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। अगर आप यस करेंगे तो आपकी फाइल वो डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो सेलेक्ट यस टू कंफर्म। अगर आप यस कर देंगे तो आपकी फाइल या फोल्डर आपकी डिलीट हो जाएगी, और डिलीट होने के बाद दोस्तों वो कहां जाएगी, रिसाइकल बिन में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके डिलीट करना, तो आप सीधे से डिलीट की को भी दबा सकते हैं, जिससे भी आपकी फाइल वहां से डिलीट हो जाएगी। और अगर आप परमानेंटली इसको डिलीट करना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये फाइल मेरे कंप्यूटर में नहीं रहे, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें। डिलीट करोगे कहां जाएगी, रिसाइकल बिन में, और रिसाइकल बिन में जाकर के भी आप उसको डिलीट करेंगे तो फिर वो फाइल आपकी डिलीट होगी, ठीक है। और आप चाहें तो उसको शॉर्टकट की के थ्रू शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगी बिना रिसाइकल बिन में गए। तो राइट क्लिक आपको करना है, ठीक है, रिसाइकल बिन को। जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, वो फाइल कहां गई, अभी रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन जो डेस्कटॉप पे आपको एक आइकन दिखाई देता है, उसमें जाएं, राइट क्लिक कर दें, और राइट क्लिक करने के बाद आपको उसमें एक ऑप्शन दिखाई देता है, वो है एम्प्टी रिसाइकल बिन। जैसे ही अगर आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल वहां से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। यू विल बी आस्क्ड टू कंफर्म। एक बार वो वापस आपसे पूछेगा, भाई साहब परमानेंटली डिलीट करनी है फाइल, कर दूं क्या। अगर आपने यस कर दिया तो वो वाली फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं बिना रिसाइकल बिन में गए डिलीट करनी है, तो फिर शॉर्टकट है आपके पास, वो क्या है, शिफ्ट प्लस डिलीट की। तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों अभी हमने डिलीट करना भी देख लिया। अब बात आ रही है मूव और कॉपी की। मूव का और कॉपी का मतलब क्या है, एक फाइल है, सपोज दोस्तों ये डी ड्राइव के अंदर है, मैं चाहता हूं इस फाइल की एक कॉपी बने और वो कहां चली जाए, ई के ऊपर भी चली जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को सेलेक्ट करके कॉपी करूंगा और यहां आकर के मैं पेस्ट कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं वो फाइल यहां पर नहीं रहे, यहां पर जो फाइल थी वो यहां से हट करके इधर आए। तो मैं इस वाली फाइल या फोल्डर को मैं क्या करूंगा, कॉपी की जगह यहां से इस बार कट कर दूंगा। कट करूंगा वो हट जाएगी, और जहां पर मुझे चाहिए वहां जाके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दो चीजें एक साथ बता रहा हूं, एक है मूव, मूव का मतलब क्या है, यहाँ पर कट, और दूसरा है कॉपी। तो अगर आप मूव कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मतलब वहां से हटा करके आप दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, और कॉपी का मतलब वो फाइल वहां पर तो पड़ी रहेगी, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, और फिर आपकी कॉपी वो है, आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो जिस किसी भी फाइल या फोल्डर को आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और वहां से कट या फिर कॉपी का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कट से क्या होता है, आपके पास मूव का ऑप्शन आ जाएगा और आप कॉपी कर सकते हैं। जब आप कट या कॉपी करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी फाइल जो है वो कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाती है, और जहां कहीं पर भी आप उस फाइल को ले जाना चाह रहे हैं, जिस जगह पर भी कॉपी करनी है या कट करना है, वहां जाएं, राइट क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं सीधा सा ऑप्शन जिसका नाम है पेस्ट, ठीक है। तो वो फाइल जो आपकी यहां थी, या आपके ने जो भी फोल्डर था, वो यहां से आपने उसको दूसरी जगह पर भेज दिया है। इसको कट पेस्ट कहेंगे तो हट करके जाएगा, कॉपी पेस्ट कहेंगे तो उसकी एक कॉपी वहां जाएगी। इसकी शॉर्टकट भी है आपके पास। अगर आप कट करना चाहते हैं तो फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स। अगर आप चाहते हैं उसकी कॉपी जाए तो फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी। और जहां पर आपको भेजनी है उस जगह पे जाएंगे, या तो कट या कॉपी करने के बाद वहां जाकर के आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वी। तो आपकी फाइल और फोल्डर जो भी है वो वहां पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर। अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे कंप्यूटर में दो चीजें होती है, मतलब कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, वो फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो दोस्तों उसकी भी केयर हमें करनी पड़ेगी, और क्योंकि हमारे हार्डवेयर के अंदर हमारा डेटा होता है,
वो डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर लेवल पर भी अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे वायरस आ गया तो एंटीवायरस चाहिए आपको। एडवेयर से बचना मतलब एडवर्टाइज़ आ रहा है एडवेयर, तो उससे बचने के लिए आपको एंटी एडवेयर यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे आपके पास केयर कर सकते हैं। जैसे आपका जो डेटा है वो बिखरा हुआ होता है, तो आपको डिस्क डिफ्रैगमेंट करना पड़ेगा। कई बार आपके कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल्स पड़ी होती है, तो उन टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना होगा जिससे हमारा कंप्यूटर स्मूथली काम कर सके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ एक-एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एजेंडा को लेकर के कि यहाँ पर हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे, हार्डवेयर मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। फिर यहाँ साथ-साथ में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस को लेकर के, वायरस को लेकर के बात करेंगे, वायरस क्या होता है। साथ-साथ में हम देखेंगे वायरस जब हमारे कंप्यूटर में आता है, अटैक करता है, तो उसके साइन क्या हैं? कैसे पता कर चल सकता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है? ठीक है? और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अब अपने कंप्यूटर को अगेंस्ट वायरस? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या होते हैं? साथ-साथ में डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या है? टेम्परेरी फाइल्स को कैसे रिमूव करते हैं? अपनी ईमेल्स जो होती हैं, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें? अपने स्पैम से हम लोग कैसे बचें? ये सारे के सारे टॉपिक एक-एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेंटेनेंस में कि कंप्यूटर मेंटेनेंस रेफर्स टू द प्रैक्टिस टू कीपिंग कंप्यूटर इन गुड कंडीशन। आज से 10 साल पहले अगर आपने कंप्यूटर खरीदा हो या 5 साल पहले या आपने 1 साल पहले, जब भी आपने कंप्यूटर खरीदा, अगर दोस्तों उसकी आप प्रॉपर कंडीशन अगर मतलब उसको आपने प्रॉपर केयर करी तो उसकी कंडीशन आज भी बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे ऐसे लोगों को जो अपनी बाइक्स की केयर करते हैं, तो उनकी बाइक आज भी वैसी ही अच्छी कंडीशन में होती है जैसे कि कई सालों पहले हुआ करती थी। प्रॉपर मेंटेनेंस करवाने की ज़रूरत होती है। वैसे ही आप अपने मोबाइल की केयर करते हैं, वैसे ही आप अपने कंप्यूटर की भी केयर करते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो कंप्यूटर है वो आज भी एक अच्छी कंडीशन में हो और अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली। ठीक है? द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। 2 तरीके से आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, हार्डवेयर मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लीनिंग ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लेकर के। तो इट इज रेफर टू द मेंटेनेंस ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। लाइक आप मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू कैबिनेट, माउस या जो दूसरे डिवाइसेस है, जो दूसरे पेरिफेरल डिवाइसेस है, उसको आप कैसे क्लीन करते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स में बात कर सकते हैं हम लोग। प्रॉपर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर एंश्योर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। You can follow the given practice to clean the various hardware component। अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे हम अपने हार्डवेयर को क्लीन करते हैं। जैसे आप मॉनिटर को कैसे साफ रख सकते हैं, आप कीबोर्ड माउस को कैसे साफ रख सकते हैं, आप सीडी को कैसे साफ रख सकते हैं। हालांकि सीडी का जमाना ऑलमोस्ट जा ही चुका है, बट फिर भी आप सीडी है ये जो दूसरे आपके पास डिवाइसेस हैं, उनको आप कैसे क्लीन करते हैं ताकि उनका एक तो दिखे भी साफ-सुथरा और अंदर से उसकी जो फंक्शंस हैं, फंक्शनिंग भी उसकी सही रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड को लेकर, कीबोर्ड आप कैसे क्लीन रखते हैं? तो लिखा है यू मे नीड टू फिजिकली रिमूव द कीज ऑफ अ। ठीक है? तो आपके पास जो कीबोर्ड है, कई बार क्या होता है दोस्तों हम लोग अपने कीबोर्ड जो होते हैं उसमें मतलब कीज जो हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कई बार कचरा फंस जाता है, तो उस टाइम पर आप शायद उनको निकाल करके भी साफ कर सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। अदरवाइज ठीक है, उसको पड़ा रहने दें। दूसरा क्या होता है कि अगर आप उसको ऊपर से क्लीन करें, जैसे इसमें उसने क्या है, कीबोर्ड के अंदर से कीज को निकाल के क्लीनिंग करी है। अगर आपको आता हो तो आप करें, अदरवाइज जरूरी नहीं है। दूसरा आपके पास है कि यूज अ सॉफ्ट, आप यहाँ पर एक सॉफ्ट क्लॉथ को यूज करें। ठीक है? जिसे अगर आपने अपने कंप्यूटर के सरफेस पे कहीं कीज पे कोई ऑयल के या ऐसे कुछ हाथ वगैरह लगा रखे हैं, कुछ गंदा कर रखा है, तो आप उसके थ्रू आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप कंप्यूटर पे काम करें तो अवॉइड करें कि आप जब खाना खा रहे हो उस टाइम पर आप कीबोर्ड को यूज जितना हो सके नहीं करें, वरना वो गंदा होगा। और अगर उसके अंदर थोड़ा डस्ट वगैरह आ रहा है तो फिर दोस्तों आप यहाँ ब्लोअर को यूज कर सकते हैं। ठीक है? जिसके थ्रू आप उसकी डस्ट को हटा सके, या फिर आप कोई सॉफ्ट ब्रश भी यूज कर सकते हैं जिससे कीबोर्ड के अंदर की डस्ट को आप बाहर निकाल सके। इसी टाइप से दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे कीबोर्ड को लेकर के, तो माउस भी है। माउस में क्या होता है, इसका जो सरफेस है उसको आप अच्छे से वाइप कर सकते हैं। तो सिंपली आप उसको वाइप कर दीजिए। ठीक है? हल्का-फुल्का गीला करके कपड़ा आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा गीला नहीं। डायरेक्ट आप उसके ऊपर कोई भी लिक्विड स्प्रे कुछ भी नहीं डालें, बस बहुत हल्का-सा कपड़ा आपका गीला करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। बाकी वो बात यहाँ पर भी है कि अगर आप खाना वगैरह खा रहे हैं, गंदे हाथ है, तो माउस को आप टच ना करें, बेस्ट है।
ठीक है, इसमें भी सिंपल है। इसी टाइप से आपके पास है सीडी और डीवीडी को कैसे क्लीन करेंगे, तो दोस्तों सीडी और डीवीडी को जो है वो स्क्रैच नहीं लगे ऐसे आप लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विड उसके ऊपर डाल करके, और आप उसको एकदम कॉटन के कपड़ों के साथ साफ कर सकते हैं अगर आपके पास सीडी अभी भी है तो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आजकल के टाइम पे सीडीज का जमाना, डीवीडीज का जमाना जा चुका है, बट अगर है तो आप कर सकते हैं। तो ऑलवेज कीप द सीडीज एंड डीवीडीज इन देयर प्रॉपर केस, उनका जो प्रॉपर केस आता है प्रोटेक्ट करने के लिए उसी में रखें ताकि उस पर स्क्रैच नहीं लगे। अवॉइड टचिंग द सरफेस ऑफ द सीडीज एंड डीवीडीज विद द हैंड, आप हाथों से उसके आगे का जो सरफेस जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है उसको टच करने से बचें। फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ द सीडीज यू कैन यूज अ स्पेशल क्लीनिंग लिक्विड, जो सीडी और डीवीडी को क्लीन करने का स्पेशल लिक्विड आता है आप वही यूज करें। यूज अ फ्यू ड्रॉप ऑफ द लिक्विड ऑन द कॉटन क्लोथ एंड जेंटली वाइप द सीडीज। ठीक है, तो आपके पास जो वाइप कर सकते हैं आप, कोई भी कॉटन के कपड़े लेकर के वो 2-3 बूंदे गिरा करके और फिर उसको अच्छे से क्लीन करें। ध्यान रखें स्क्रैच उस पर बिल्कुल नहीं लगे। सीपीयू का जो कैबिनेट है उसको आप कैसे साफ करेंगे, तो ऑलवेज क्लीन द सीपीयू कैबिनेट फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड। आप बाहर से तो साफ करेंगे ही करेंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, वाइप द आउट सरफेस ऑफ द सीपीयू कैबिनेट विद द सॉफ्ट कॉटन क्लोथ। ठीक है, और क्लीन द बैक साइड ऑफ द कैबिनेट। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा गंदा दिखता क्या है, सीपीयू कैबिनेट ही दिखता है। उसके पीछे आपने देखा होगा जहाँ सीपीयू फैन लगा हुआ कितनी सारी डस्ट होती है, तो उससे क्या होगा, डस्ट ज्यादा होगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, फिर आपने देखा होगा रैम को बाहर निकालते हैं, फिर रैम को साफ करके वापस डालते हैं, तब कंप्यूटर हमारा चलता है। तो वो इसी वजह से क्योंकि उसमें डस्ट बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो आप, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो सीपीयू कैबिनेट को खोल करके भी आप साफ कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप, जब आपको लगे गंदा दिख रहा है, ज्यादा गंदा हो गया, तो फिर आप हार्डवेयर वाले भैया को बुला करके भी सफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्लीन द बैक साइड ऑफ द कैबिनेट एज वेल, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लीन द सीपीयू कैबिनेट फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद है ऑलवेज यूज अ ब्लोअर टू रिमूव द डस्ट। अंदर से अगर आपको डस्ट हटानी तो ब्लोअर आप यूज कर सकते हैं। डू नॉट टच द टीनी पार्ट इंस्टॉल ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आप नहीं छेड़े। अगर आपने ऐसा किया तो उसकी वजह से आपका शायद मदरबोर्ड खराब भी हो सकता है। तो कोशिश करें आप उसको टच नहीं करें। अगर आपको नॉलेज हो तो ही आप उसको खोल करके साफ सफाई करें, अदरवाइज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हार्डवेयर वालों को भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास है डिजिटल कैमरा। तो कैमरा होता है हमारे पास, लैपटॉप वगैरह में आपने देखा होगा कैमरा लगा होता है। तो ये आपके पास या तो लैपटॉप का कैमरा हो या एक्सटर्नल कैमरा भी अगर आपके पास है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड टचिंग द लेंस ऑफ द कैमरा, उसके लेंस को टच करने से बचे। यूज अ सॉफ्ट ब्रश और ड्राई कॉटन क्लोथ टू रिमूव द डस्ट। अगर कोई डस्ट है तो उसको सॉफ्ट ब्रश के साथ या फिर आप कोई कॉटन के कपड़े के साथ आप उस डस्ट को रिमूव करें। यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पेशल क्लीनिंग लिक्विड, आप यहाँ पर फ्लूइड को यूज कर सकते हैं जिससे लेंस साफ हो। डू नॉट पुट द क्लीनिंग फ्लूइड जो है डायरेक्टली ऑन द लेंस, डायरेक्ट आप नहीं डालें, कपड़े पे डाल करके आप साफ करें। तो ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स है दोस्तों जिससे हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। सम प्रिकॉशंस है, आपको ये भी ध्यान रखना है। क्या है सम प्रिकॉशंस विच शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम्स आर, कीप द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल अवे फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर। तो एक तो आपका जो कंप्यूटर है वो मॉइस्चर वाले एरिया में नहीं रहे और डस्ट वाले एरिया में भी नहीं रहे। अगर आपका ऐसा है तो आप उसको कवर वगैरह करके रखें। ठीक है, उसके बाद है कवर द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन नॉट इन यूज। ठीक है, तो आप डस्ट से बचने के लिए आप अपने डेस्कटॉप को कवर करके रखें, और लैपटॉप भी है तो आप उसको बैग में डाल करके रखें। रिप्लेस द फॉल्टी पार्ट इमीडिएटली, अगर कोई ऐसा पार्ट जो खराब हुआ है तो आप उसको इमीडिएटली चेंज करा दे, अदरवाइज हो सकता है उसकी वजह से कोई दूसरा आपका जो पार्ट है वो भी फॉल्ट में या फॉल्टी हो सकता है। फिर हो सकता है कि आपका कंप्यूटर कभी ज्यादा खराब हो जाए, तो आप अपने डेटा का बैकअप लेके रखें क्योंकि आपका डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में। तो टेक रेगुलर बैकअप ऑफ योर डेटा। यू कैन यूज द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और क्लाउड स्पेस। तो आप हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में भी डेटा लेके रख सकते हैं, या नहीं तो क्लाउड स्पेस पे डाल सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज आप जानते हैं जैसे कि गूगल ड्राइव होता है, या ऐसा और भी कोई अगर आप यूज करें तो उस पर आप डेटा अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से ऑलवेज कीप द सॉफ्टवेयर अपडेटेड। आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप रेगुलर अपडेट करें, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स के अपडेट आते हैं उसमें मोस्टली सिक्योरिटी को लेकर के बात होती है। तो वो सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर आपको फिर सॉफ्टवेयर्स को भी अपडेट करते रहना चाहिए। साथ में आपके जो हार्डवेयर्स है उसको भी आप अपग्रेड करते रहे विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे मैं बात करता हूँ पिछले जो मेरे पास लैपटॉप था दोस्तों, उसके अंदर 3 GB रैम थी 2+1 की।
ठीक है, एक 2 जीबी और एक 1 जीबी की थी। तो उस टाइम पे चल रहा था, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ शायद 10-12 साल पहले की, तो वो उस टाइम पर 3 जीबी भी जो है वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो दोस्तों वो आएगा ही नहीं काम में, क्योंकि आजकल के जो सॉफ्टवेयर है बहुत हेवी होते जा रहे हैं, ग्राफिक्स वगैरह कितनी सारी चीज़ें हेवी है। तो मुझे रैम बढ़ानी पड़ी। हालाँकि अभी मेरे पास एक नया लैपटॉप है, लेकिन उससे साथ-साथ में मैं बात करता हूँ, जब उसको यूज़ करता हूँ, तो उसमें मैंने दोस्तों 4-4 की 2 रैम डलवा दी, 8 जीबी रैम हो चुकी है उसमें। तो आपका जो कह सकते हैं रैम है, आप वो बढ़वा सकते हैं। हो सकता है कुछ दूसरे कंपोनेंट्स भी अगर आपको लगे तो आप उनको भी अपग्रेड ज़रूर करवाएँ, ठीक है? ऐसे ही हम कह सकते हैं अनइंस्टॉल द अनवांटेड प्रोग्राम। कई बार क्या होता है, हम अपने कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। एक बार चलाया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो पड़ा है। तो उससे क्या होगा, आपकी वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता जा रहा है। तो कोशिश करें, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके यूज़ में नहीं आ रहा है, कई टाइम से आपने यूज़ नहीं किया है, तो आप उसको डिलीट कर दें या आप उसको अनइंस्टॉल कर दें। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आप उसको भी अप टू डेट रखें, जिससे कि जो नए-नए वायरसेस आते हैं उससे आपका कंप्यूटर प्रोटेक्ट होता रहे। और ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो दोस्तों आप वीकली बेसिस पे आप इसको अपडेट ज़रूर करें। और साथ-साथ में प्लान अ फुल स्कैन ऑफ सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जितना भी डेटा पड़ा है उन सभी को भी दोस्तों आपको बार-बार स्कैन करवाते रहना चाहिए। हो सकता है कोई वायरस आ गया हो तो भी वो आपको पता चल जाएगा और आप उसको फिर वहां से रिमूव करवा सकते हैं। डू नॉट ओवरचार्ज द बैटरी ऑफ अ यूपीएस एंड द लैपटॉप। कभी-कभी क्या होता है, यूपीएस की बैटरी, मतलब यूपीएस तो क्या है कि आपका कनेक्टेड ही रहता है तो उसमें इतना इश्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों लैपटॉप की बात करें, क्योंकि लैपटॉप तो कई बार क्या है कि हम यूज कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं दोस्तों, लैपटॉप जैसे मैं कई बार काम करता हूँ, तो मैं मेरी बात बता देता हूँ। मान लो मैंने बैटरी सुबह चार्ज कर दी, दिन भर मेरा काम चल ही रहा था लैपटॉप पे, तो लैपटॉप की वो बैटरी जो मैंने ऑन कर रखी थी, मतलब जो स्विच ऑन कर रखा था चार्जर का, तो दोस्तों लैपटॉप की बैटरी मेरी कंटिन्यू चार्ज होती जा रही है। उससे क्या होगा कि जो बैटरी जो 4 साल चलने वाली थी, अब वो आपकी 3 साल ही चलेगी या 2.5 साल ही चलेगी। तो कहीं न कहीं उसकी जो लाइफ है वो हम लोग कम कर देते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप यूपीएस, मतलब यूपीएस में भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में लाइट नहीं जाती है, मान लो, ठीक है? आपने यूपीएस लगा रखा है, तो कोशिश करें कि कुछ टाइम बाद में, मतलब रोजाना नहीं पर हफ्ते 10 दिन में एक बार आप यूपीएस को ऑन रखें, लेकिन आप उसका स्विच ऑफ कर दें, ताकि यूपीएस की जो बैटरी है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज कर सके, मतलब बैटरी को आप यूज भी करते रहें, ठीक है? ऐसे ही अवॉइड ब्लॉकिंग द एग्जॉस्ट वेंट। तो आप उसको भी जो है वो ध्यान रखें कि आपका जो एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है, वो एकदम प्रॉपर तरीके से हो रहा है। कई बार होता है ना, हम लोग अपने सीपीयू को बिल्कुल दीवार से टच करके रख देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर की जो हीट है वो तो बाहर निकलेगी नहीं, तो वो भी आपके लिए एक इश्यू हो सकता है कंप्यूटर के लिए। कीप द कंप्यूटर सिस्टम अवे फ्रॉम डायरेक्ट हीट। डायरेक्ट हीट वाली जगह पे आप नहीं रखें, और मैग्नेटिक फील्ड जहां हो रहा हो उस जगह पर भी कंप्यूटर नहीं रखें, वरना आपके कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। और हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन जो है वो प्रॉपर्ली करके रखें। अदरवाइज आप डायरेक्ट कई बार कंप्यूटर को बंद करते तो हो सकता है उससे आपके कंप्यूटर का डेटा डिलीट हो जाए या बैड सेक्टर आ जाए हार्ड डिस्क में। तो कोशिश करें आप प्रॉपर तरीके से उसको शट डाउन करें। फिर अब बात करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस को लेकर के। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या, इट रेफर्स टू द क्लीनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उनको क्लीन करना। इट इन्वॉल्व द शेड्यूल डिस्क क्लीनअप टास्क। जैसे इसमें क्या हो गया, डिस्क क्लीनअप टास्क हो गया। डिस्क का क्लीनअप मतलब डिस्क में आपने डेटा डाला है हार्ड डिस्क के अंदर, और वो डेटा कई बार क्या है बहुत बिखरा हुआ रहता है, तो उसको अच्छे से आप क्लीन कर सके। प्रोटेक्ट अगेन वायरस, वायरस से आप उसको प्रोटेक्ट कर सके। टेम्परेरी फाइल्स को आप डिलीट कर सके। अनवांटेड फाइल्स को आप रिमूव करवा सके, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे काम यहाँ होते हैं। टेकिंग रेगुलर बैकअप, आप रेगुलरली उसका बैकअप लेते रहें। अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को आप बार बार अपडेट करते रहें। चेकिंग फॉर एनी सिक्योरिटी रिस्क, कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं, आप इसको चेक करते रहें। आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ये सब कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का ही पार्ट होता है। ऐसी हम बात करेंगे, नेक्स्ट वो है हमारे पास मेंटेनेंस में, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में, वो है वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेटा है हमारा, वो डेटा सीज हो चुका है। रिसोर्स अंडर सीज, सीज हो चुका है आपका डेटा। तो दोस्तों वायरस से हम कैसे बचेंगे, यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, वैसे वायरस की फुल फॉर्म यहां लिखी है मैंने, लेकिन वायरस जो वर्ड एक्चुअल में यूज किया गया है वो बायोलॉजी से लिया गया है, ठीक है?
अब यहाँ हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरस इज अ वायरस प्रोग्राम। अब होते क्या है हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी फाइल्स होती है और फाइल्स में डेटा होता है। तो ऐसे ही एक फाइल होती है दोस्तों जिसके अंदर प्रोग्रामर एक ऐसा प्रोग्राम कर देता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना देता है जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को या फंक्शंस को चेंज कर दे, अपडेट कर दे। एक मैलिशियस फंक्शन काम करना शुरू कर देगा हमारा कंप्यूटर, तो उस टाइम पर उस प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम लोग वायरस बोलना शुरू कर देते हैं। तो कंप्यूटर वायरस इज अ वायरस प्रोग्राम और अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। जनरली आपको नॉर्मल सा ही ऑपरेशंस दिखता है, ठीक है। वायरस इन्फेक्ट्स और डिस्ट्रॉय द डेटा। ये वायरस जो है वो हमारे डेटा को इन्फेक्ट भी कर सकता है या फिर वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इट एंटर द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूजर। जो बिना हमारी परमिशन के, मतलब पेन ड्राइव आपने कनेक्ट करी और पेन ड्राइव से वो आपके कंप्यूटर में आ गया बिना आपको बोले, ठीक है। नॉर्मली इट एंटर्स थ्रू द इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस। जनरली वो किसी सीडी के अंदर अगर है तो, पेन ड्राइव में है तो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में है तो वहां से आएगा, या नहीं तो फिर वो कोई ईमेल की फाइल्स के साथ भी आपके, कोई सॉफ्टवेयर के साथ में भी आपके कंप्यूटर पे आ सकता है। वायरस कैन ऑल्सो एंटर इनटू कंप्यूटर व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट। इंटरनेट से अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो फिर वहां से भी आपके कंप्यूटर पे वायरस आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया कैसे पता चलेगा, तो उसके साइन क्या है, उससे क्या कैसे पता करेंगे। वायरस कैन कॉज प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर इन मैनी वे सच एज, कैसे पता करेंगे, रिड्यूस द स्पीड। हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है, ठीक है, वो ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है, इसको वो डिक्रीज कर देगा। हमारे कंप्यूटर की मेमोरी जो है उसको भी डिक्रीज कर देगा। कॉजेज स्ट्रेंज मूवमेंट और पैटर्न ऑन द स्क्रीन, मतलब कुछ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं, जैसे एडवेयर है, ठीक है, या आपकी कुछ और भी प्रॉम्प्ट वगैरह आपको डिस्प्ले करवा सकता है। इसी टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्प्ले अनयूजुअल मैसेज लाइक योर पीसी इज स्टोन। तो आपको ऐसा एक मैसेज भी डिस्प्ले कर सकता है। जनरली सारे वायरसेस नहीं करते बट कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज द यूज ऑफ डिस्क स्पेस, वो डिस्क की स्पेस को जो है वो इंक्रीज कर सकता है, मतलब अननेसेसरी आपके रैम के अंदर डेटा स्टोर करता जाएगा। ग्रोथ इन फाइल साइज, आपकी फाइल की साइज केबी के अंदर है तो वो शायद एमबी में बदल दे, उसको जीबी तक में भी कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इसी टाइप से फ्रीक्वेंट हैंडलिंग ऑफ द सिस्टम, वो जनरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो हैंग करने की कोशिश करेगा। हैंग करेगा तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो ही जाएगा। इसके बाद हम कहेंगे स्लो अब नॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर, बिना मतलब कि ऐसे आपको एरर्स डिस्प्ले करता जाएगा जो आपके फाइल के राइट प्रोटेक्शन को लेकर के आपके सामने मैसेज डिस्प्ले कर दे। डिस्प्ले अ चेंज इन द डेटा अगेंस्ट द फाइल नेम इन द डायरेक्टरी, हो सकता है आपकी फाइलों का नाम बदल दे, उस फाइल का डेटा बदल दे, उस डेटा को वो प्रोटेक्ट, मतलब वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाल दे, जैसे रैंसमवेयर वगैरह करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से रीफॉर्मेट द हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क को ही पूरा फॉर्मेट करवा दे, हो सकता है डैमेज कर दे आपकी फाइल्स को, ठीक है, डिलीट या डैमेज जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास जो है वो साइन हो सकते हैं जिसको देख करके आप कह सकें कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। इसी टाइप से दोस्तों कैसे हम लोग अपने वायरस जो है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, वायरस अटैक नॉट ओनली लीड टू डेटा कॉन्फिडेंशियली लॉस बट दे ऑल्सो अफेक्ट द वे इन विच आर कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस। हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को भी बदल सकता है और हमारा डेटा लॉस तो हो ही सकता है। Thus it become essential that we ensure our safety in the cyber world। तो इसलिए जब आप इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कंप्यूटर के फंक्शंस भी। इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करें। इसके लिए दोस्तों आप सिक्योरिटी प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं, फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस सिक्योर है या नहीं वो आप देख सकते हैं, जैसे HTTPS, ठीक है, तो वो जरूर आप देखें। रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स आप उसको अपडेट करते रहें, स्पैम को आप अवॉइड करें, डेटा को रेगुलर आप बैकअप लेते रहें, स्कैनिंग ऑल पोर्टेबल डिवाइसेस, जो भी आपके पेन ड्राइव या जो भी आप डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उन सभी को आप बार बार स्कैन करते रहें, और कुकीज को आप जो है वो डिसेबल कर ले अगर पॉसिबल हो सके तो। ऐसे बहुत सारे आपके पास तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को लेकर के। जैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम है एवीजी, आपने कभी सुना होगा। ऐसे दोस्तों आपके पास टोटल एवी भी है, आपने मैकेफी का नाम सुना होगा तो आपने नॉर्टन का नाम भी सुना होगा। ऐसे और भी आपको, जैसे बिट डिफाइंडर हो गया, या ऐसे बहुत सारे आपके पास नाम हो सकते हैं, कुछ एक नाम मैंने यहाँ मेंशन भी नहीं करे।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर प्रोग्राम व्हिच आर डिजाइन्ड टू आइडेंटिफाई, ये पता करता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आया भी है या नहीं आया है, तो उसको पता करे, प्रिवेंट करे, उसको रोके, उसको रिमूव करे हमारे कंप्यूटर से। ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर नॉर्टन है। नॉर्टन एक अच्छी कंपनी है दोस्तों जो एंटीवायरस बनाता है। तो नॉर्टन एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, मैकेफी वायरस स्कैन है उसको यूज कर सकते हैं, एवीजी को यूज कर सकते हैं, क्विक हिल को यूज कर सकते हैं, एविरा को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है जो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन अ कंप्यूटर। क्या करता है, स्कैन द कंप्यूटर फाइल्स टू लुक फॉर नोन वायरस। ये एक तो देखता है जाना पहचाना अगर कोई वायरस है, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो फिर इसको पता नहीं चलेगा अगर कोई नया वायरस आ गया। तो हम लोग अपडेट इसीलिए करते हैं ताकि हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को पता चल सके कि नए नए वायरस कौन से हैं और उनसे कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। तो स्कैन द कंप्यूटर फाइल टू लुक फॉर अननोन नोन वायरस। ठीक है, मैचिंग डेफिनेशन फ्रॉम द वायरस डायरेक्टरी। तो वायरस की जो डायरेक्टरी है, मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जब आप देखते हैं डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर पहले से उसको पता होता है भाई ये टाइप के वायरस होते हैं। अब एक नया टाइप का वायरस बना है तो उसको हम लोग हमारे एंटीवायरस को कैसे बताएं, तो एंटीवायरस को हमको क्या करना पड़ता है, बार बार अपडेट करना पड़ता है जिससे कि वो नए नए वायरस के बारे में भी पता लगा सकते हैं। इसी टाइप से आइडेंटिफाई सस्पिशियस बिहेवियर फ्रॉम एनी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट माइट कॉज इन्फेक्शन। तो ये पता लगाते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कि कहीं ऐसा कोई सस्पिशियस बिहेवियर तो नहीं हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, ताकि उसको पता चल सके कि ये वायरस की वजह से। वी शुड कीप ऑन अपडेटिंग आवर कंप्यूटर विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एंटीवायरस प्रोग्राम। तो हमको अपने कंप्यूटर के अंदर जो एंटीवायरस प्रोग्राम है उसको बार बार अपडेट करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्विक हिल को लेकर के, कोई एक हमको एंटीवायरस प्रोग्राम यूज करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करें दोस्तों वो हो गया क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी को लेकर के, एक फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसकी जगह आप कोई और नाम भी ले सकते हैं, जनरली बुक्स में आपको यही नाम दिख रहा है तो इसलिए हमने भी इसी को यूज किया है। ठीक है, तो क्विक हिल जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी इज अ comprehensive antivirus solution that provides various tasks and features to ensure the security and performance of your system। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को अच्छे से देखता है। यहाँ पर इसके बहुत सारे प्राइमरी टास्क होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करेगा क्या, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। तो इसका एंटीवायरस प्रोटेक्शन फीचर है स्कैन एंड डिटेक्ट वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, जो भी हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर है, ट्रोजन, वॉर्म्स, ठीक है, इन सभी थ्रेड से हमारे कंप्यूटर को स्कैन करता है। ठीक है, ऐसे ही है ऑफर्स रियल टाइम प्रोटेक्शन। जैसे ही वायरस आया इसको पता चल जाएगा, जैसे ही हम कोई हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव डालेंगे उसको हाथों हाथ स्कैन करेगा, वायरस आए तो उसको पता कर लेगा। फिर है वेब सिक्योरिटी। ठीक है, अगर आप किसी भी मैलिशियस या फिशिंग वेबसाइट्स पे जा रहे हैं तो आपको पहले से ही बता देगा, उसको ब्लॉकेज करके आपको डिस्प्ले कर देगा, मतलब उस वेबसाइट पे जाने से पहले ही आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। प्रोवाइड सेफ ब्राउजिंग बाय फिल्टरिंग हार्मफुल कंटेंट। अगर कोई हार्मफुल कंटेंट है तो आपको पहले से ही ये प्रोटेक्शन आपको देना शुरू कर देगा। फिर है ईमेल सिक्योरिटी। ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर की जो ईमेल है, स्कैन ईमेल अटैचमेंट एंड लिंक टू डिटेक्ट मैलिशियस कंटेंट बिफोर इट कैन इन्फेक्ट योर सिस्टम। आपने एक ईमेल आई, ईमेल जैसी आई आपको फटाफट से ईमेल को पहले स्कैन करेगा, और अगर ईमेल के अंदर उसको कोई ऐसा नहीं लग रहा है कुछ, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो, और लगता है इसके अंदर कोई वायरस है तो आपको अलर्ट कर देगा। प्रिवेंट स्पैम एंड फिशिंग ईमेल फ्रॉम एंटरिंग योर इनबॉक्स, उसको आने से पहले ही रोक भी देगा। फायरवॉल प्रोटेक्शन आपको देता है, मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, और साथ में प्रोटेक्ट अगेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे भी रोकता है आपको। ठीक है, अगर कोई हैकर है जो आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा है उससे रोकता है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसे ही और भी दूसरे काम हैं, जैसे रैंसमवेयर से आपको कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट कराता है। इसी टाइप से सेफ बैंकिंग में आपको जो फैसिलिटीज है वो आपको प्रोवाइड कराता है। इसमें आपको पेरेंटल कंट्रोल मिल जाता है, मतलब आप अपने जैसे पेरेंट्स के लेवल पे मैं बात करता हूँ तो भाई मेरा बच्चा वेबसाइट्स कौन सी यूज कर रहा है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट पे क्या क्या काम कर रहा है, वो सब पता चल सकता है यहाँ पर, और उसके साथ साथ वो उनको प्रोटेक्ट करा सकते हैं, रोक सकते हैं कि इन वेबसाइट्स पे नहीं जाए। ठीक है, ऐसे डेटा थेफ्ट में भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है।
पीसी ट्यूनर और ऑप्टिमाइजर आपको मिल जाता है, एंटी की लॉगर का फीचर आपको मिल जाता है, जो भी आप कीज वगैरह टाइप करते हैं तो वो कहीं और किसी को नहीं पता चल जाए। वाईफाई स्कैनर आपको इसमें मिल जाता है, ऑटोमेटिक एंड शेड्यूल्ड स्कैन इसमें होता है, ऑटोमेटिकली इसको अपडेट करता है। ब्राउजर सैंडबॉक्स आपको मिल जाता है और ऐसे ही आपको यहाँ पर एक्सटर्नल ड्राइव प्रोटेक्शन में भी आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर होते हैं। इसी टाइप से प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस शेड्यूल में अगर हम देखें, द मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑफन ओवरलुक्ड। इट मे रिजल्ट इन डैमेजिंग द इक्विपमेंट एंड कैन ऑल्सो बिकम द कॉजेज ऑफ एन एक्सीडेंट। हो सकता है हमारे कंप्यूटर में डेटा किसी एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट का मतलब है सिचुएशनल एरर आ गई है, उसकी वजह से कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो गई, पेन ड्राइव करप्ट हो गई, तो आप अपने डेटा का बैकअप लेकर के रख सकते हैं। वी शेड्यूल प्लान अ मेंटेनेंस शेड्यूल ऑन अ डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली बेसिस आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका अगर कोई डेटा डैमेज हो भी जाए तो वो डेटा आपको वापस मिल जाए। ठीक है, तो इसमें आपको ये फायदा मिल जाता है, डेटा का आप बैकअप लेकर के रख सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन को लेकर के। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता क्या है? जब हम सीडी के अंदर, या कहीं सीडी तो नहीं बोलूंगा, जब हम लोग हार्ड डिस्क के अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं, जैसे मान लो मेरे एक कंप्यूटर में एक फाइल है, वो मैं सेव करता हूँ, तो दोस्तों वो फाइल यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। ठीक है, और हमारे हर पार्टीशन का एक इंडेक्स फाइल होती है। ठीक है, इस इंडेक्स फाइल में जाकर के यहाँ 1 नंबर पे वो फाइल आ जाएगी। फिर मैं एक और फाइल सेव कर रहा हूँ, दूसरी फाइल सपोज दोस्तों वो यहाँ जाके गिर गई। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस साइड में आप एक 2 रुपए का सिक्का फेंक रहे हैं, तो वो सारे सिक्के एक के ऊपर एक तो जाके गिरेंगे नहीं, जमेंगे तो है नहीं, वो सब बिखरे हुए होंगे। तो सिमिलरली जब आप फाइल सेव करते हो, तो आपकी हार्ड डिस्क की जो ट्रैक और सेक्टर है उसमें अलग-अलग जगह पे आपकी फाइल जाकर के ऐसे गिरती है। ठीक है, और उसकी जो इंडेक्सिंग है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रही होती है। तो हमको क्या है, जैसे डी ड्राइव ओपन करेंगे, सी ड्राइव ओपन करेंगे, हमको अच्छे से दिख रहा है कि सारे फाइल्स फोल्डर पास-पास है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता, एक्चुअल में सब बिखरे हुए हो, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है विंडोज का, उसमें आपको एकदम अच्छे से दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों वो डेटा क्या ऐसे बिखरा हुआ होता है। अब इस बिखरे हुए डेटा में से आपकी सिस्टम फाइल, जैसे इसमें ब्लू वाली फाइल है उसको अलग करना है, ग्रीन वाली फाइल से उनको अलग करना है, व्हाइट स्पेस है उसको अलग करना है। तो ये क्या करता है दोस्तों, इन सारी फाइलें की जो बिखरी हुई पड़ी है, ठीक है, जो फ्रेगमेंटेड है, उन सभी को वापस इकट्ठी करेगा और इकट्ठी करके बीच के स्पेसेस को हटा देगा, जिससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और अच्छे से हो जाए। तो डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या करता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा ऑन अ हार्ड डिस्क सो दैट रिलेटेड पीसेस ऑफ फाइल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। वो जो बिखरी हुई फाइल्स है वो फिर से पास पास आकर के एक ग्रुप में आ जाए एंड स्टोर्ड इन a contiguous block, जो एकदम पास पास है। दिस मेक द इजियर एंड फास्टर फॉर द सिस्टम टू रीड एंड राइट डेटा। जिससे क्या होगा, अगर डेटा सब पास पास होगा तो इजी तरीके से आप उसको रीड और राइट कर सकते हैं, बिकॉज द हार्ड ड्राइव्स रीड एंड राइट हेड डज नॉट हैव टू मूव अराउंड द मच टू एक्सेस। उसको अलग अलग जगह पे जा जाके डेटा को रीड और राइट करेगा, तो रीड और राइट में जो टाइम लगता है, एक्सेस टाइम जो होता है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा। उसको कम करने के लिए आप यहाँ डिस्क डिफ्रैगमेंटर को यूज कर सकते हैं। ओवर टाइम एज फाइल आर क्रिएटेड, जब आप फाइल्स बनाते हैं, डिलीट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ फाइल्स होता है, कैन बिकम स्प्रेड आउट अक्रॉस द डिस्क। ठीक है, इसी की वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है, तो आपको क्या करना है, डिस्क को डिफ्रैगमेंट करके रखना है, जिससे उसकी स्पीड फास्ट हो, डेटा आपका जो रीअरेंज हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो डिफ्रैगमेंट जो है आपका क्या करता है, रीअरेंज दिस फ्रेगमेंट्स, ठीक है, इंप्रूविंग सिस्टम परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग लोड टाइम्स। जो डेटा का लोड होने में टाइम लगता है, एक्सेस टाइम, वो आपका रिड्यूस कर देगा, आप डेटा को अच्छे तरीके से उसको यूज कर पाएंगे। दोस्तों डीफ्रेगमेंटेशन के बाद आता है रिमूविंग टेम्पररी फाइल्स। अब देखिए, हम हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे काम करते हैं, तो बहुत सारे काम करने के साथ साथ क्या होता है, हर काम की कुछ ना कुछ फाइल्स होती है, सपोर्टिंग फाइल्स। वो सपोर्टेड फाइल्स जो है, कुछ फाइल्स तो डिलीट हो जाती है अपने आप, और कुछ फाइल दोस्तों वो डिलीट नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पर उन फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस जो हो रहा होता है। तो वो फाइल क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में पड़ी रहती है। वो कहाँ रहती है दोस्तों, एक फोल्डर होता है जिसका नाम है टेम्प। अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में जाके लिखें परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, एक फोल्डर खुल जाएगा, और उस फोल्डर के अंदर क्या है कि आपकी बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स पड़ी होती है, जिनको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। कुछ फाइल्स हो सकता है डिलीट नहीं हो, अगर अभी कोई प्रोसेसिंग में आ रही है, तो अदरवाइज आप सारी फाइलें डिलीट कर सकते हो। और ये जरूर करना चाहिए, जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स क्या है? रिमूविंग टेम्परेरी फाइल्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग फाइल्स
दैट आर क्रिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने बनाया है while परफॉर्मिंग टास्क, जब कोई काम हो रहा था तब ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने बनाया है। These फाइल आर यूजुअली नीडेड ओनली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय के लिए इन फाइलों की जरूरत होती है, एंड आर इंटेंडेड टू बी डिलीट ऑटोमेटिकली, तो उन फाइलों को ऑटोमेटिक डिलीट भी कर दिया जाता है आफ्टर देयर पर्पस इज फुलफिल्ड, उसके बाद उस फाइलों को डिलीट कर देते हैं। बट हाउएवर दे मे समटाइम एक्यूमुलेट एंड टेक अप स्पेस, हो सकता है उनमें से कुछ फाइल आपकी डिलीट नहीं होती है, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, विच कैन अफेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो सकती है। तो क्या करें, तो आप टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर दें। सो रेगुलरली रिमूविंग दिस फाइल हेल्प फ्री अप स्टोरेज स्पेस, improve system speed and ensure smoother operation of एप्लीकेशन। क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट बटन में जाएं, आपको दिखता होगा एक रन लिखा होता है, और रन में जाके लिख सकते हैं परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। अगर आप विंडोज 10 और 11 चला रहे हैं तो आप 11 में तो सीधे ही आप एप्लीकेशन जहां सर्च करते हैं सिंपल सा लिख दें परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, एंटर दबाएंगे, एक फोल्डर ओपन होगा जिसमें बहुत सारी फाइल दिखेंगी, आप उनको एक साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डिलीट कर दें, वो फाइलें आपके काम की नहीं होती है। इसी टाइप से रिमूविंग स्पैम फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट, आप अपने ईमेल अकाउंट से स्पैम को भी रिमूव करते रहें, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी फाइल्स फोल्डर्स उसके अंदर ऐसी कोई फाइल हो जो आपके कंप्यूटर में आकर के आपको नुकसान पहुंचा दे। तो स्पैम रेफर टू द अनवांटेड ईमेल दैट यू गेट फ्रॉम अननोन सेंडर्स, these email are sent for the purpose of advertising, spreading malware softwares, फिशिंग के लिए उसको भेजा जा सकता है, या कुछ इनएप्रोप्रिएट कंटेंट उसमें हो सकता है। तो अपने आप को बचाने के लिए टू प्रोटेक्ट द यूजर, ऑलमोस्ट ऑल द ईमेल क्लाइंट्स प्रोवाइड द फिल्टर फीचर, जनरली आपको गूगल भी ऐसी फीचर्स देता है जो कि आपकी फाइल्स को स्पैम में डालता है, ईमेल्स को स्पैम में डालता है, टू प्रिवेंट स्पैम मैसेज फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो पहले से ही उसको स्पैम मान के उसको भेजता ही नहीं आप तक, लेकिन हो सकता है कि ऐसी कोई फाइल्स हो जो स्पैम में आ जाए, एक बार आप देख लीजिए, आपको लगता है कि ये काम की नहीं है तो आप पहले ही उसको डिलीट कर सकते हैं। हालांकि आप देखते होंगे खूब सारी आजकल जो है एडवर्टीज वगैरह आ रही जो स्पैम फाइल्स को, स्पैम ईमेल्स को पहले से ही रोक देता है, प्रोटेक्शन आपको देता है, ऐसा एंटीवायरस भी देता है आपको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों जो हम लोग यहाँ अभी डिस्कस कर रहे थे। इसी तरीके से हमारा जो आईसीटी स्किल्स का जो यूनिट है दोस्तों वो हो गया अब अपना यहाँ खत्म। अगले यूनिट में यानी कि अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों अब अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर एक और नया टॉपिक जो कि अपने यूनिट 4 होगा, और इसमें हम लोग बात करने वाले दोस्तों उस टॉपिक का नाम है अपने पास एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।